हमारे यहाँ पे कभी भी सुप्रीमेसी, चूंकि वो हमारा तुम्हारा किया नहीं है, ना हमारा नेशनलिज्म टॉक्सिक है, ना हमारा सिविलाइजेशन टॉक्सिक है। यूरोपियन नेशनलिज्म टॉक्सिक है, वो आपको इंफीरियर समझता है कि आप जो गोरे हो, आप काले हो, हमारे यहाँ मत आओ, हमारी जिंदगी में मत। आप इंडिया में जो आएंगे, ये जो पूरा आपको पठानों की जो मेहमान नवाजी है, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी है, इंडिया की मेहमान नवाजी है, कहाँ से आती है? ये भारतीय सभ्यता से आती है। क्योंकि यहाँ पे गॉड, जिसे हमारे यहाँ सिखाया गया कि अतिथि देवो भव, भगवान है तुम्हारा मेहमान। तो आपने इस पूरे 1979 में जब अमेरिका ने ये देखा कि भाई ये एक्सपैंड कर रहे हैं अपने आप को यूएसएसआर, और वो अब अफगानिस्तान को भी खाने के चक्कर में है, तो अमेरिकन का वो भेजा घूम गया। अमेरिकन पहुंच गए वहां पे, और उन्होंने सऊदियों से कहा कि भाई देखो, ये तो मुसलमान का लैंड है, इस्लामिक लैंड है, तुम जो है इसको कैसे जाने दे सकते हो। उसके बाद जो है वो सऊदीज ने कहा हाँ यार, बात तो आपकी ठीक है, सऊदियों के पास पेट्रो डॉलर खूब था। तो अब क्वेश्चन ये था कि अमेरिकन के पास था वेपन, सऊदियों के पास था पैसा, अमेरिकन के पास भी था पैसा। बात यह था कि आदमी अपना कौन मरवाए। सऊदियों के पास उतने आदमी तो है नहीं कि वो जाकर के वहां पे उनसे पंगा लेते। आपने दिया इंसान, ह्यूमन रिसोर्स आपने प्रोवाइड करवाया। जैसे ना भाई, आप एक ह्यूमन रिसोर्स होता है इंजीनियर, एक ह्यूमन रिसोर्स होता है तालिबान। तो आप एचआर मैनेजर बन गए, किराए आपको के ह्यूमन फौजी, रिसोर्स का जिम्मा। हाँ, किराए के फौजी थे हम। किराए के फौजी कह लें, एचआर कह लें, ज्वाइंट इंटरप्राइज कह लें, जो कह लें, उसका नाम आपकी, आप कैसे उसको एनालाइज कहते हैं। मैं कह रहा हूं वो ज्वाइंट इंटरप्राइज था ना, सबको सबका ड्यूटी दे दिया गया था। तो अगर ये क्राइटेरिया है कि मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, तो भाई फिर जो आपको हराया वही है। नेपोलियन ने तो इजिप्ट की बैंड बजा दी थी। क्या ओसामा बिन लादेन नेशनलिस्ट फाइट लड़ रहा था, या वो जिहाद लड़ रहा था? क्या अरब की धरती पे से विदेशियों को निकालने का नाम अरब जिहाद है, या वो पैट्रियटिज्म है? हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे भाई इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक मिश्रा जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनका तारुफ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, तो इनको पहले वेलकम कहते हैं जी। नमस्ते, वेलकम सर। नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। मेरा मेरा भाई सवाल यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक दो केसेस ऐसे हुए कि एक अमेरिकन जो था रेमंड डेविस, आपने नाम सुना होगा उसका, उससे एक्सीडेंट हो गया, उसने किसी को नीचे दे दिया। तो वो देखिए, उसने मर्डर किया ना, नीचे आ गया बंदा। अमेरिकन उसको पढ़ा है छुड़ा के मैंने वो ले गए। स्टोरी, मुझे पता है। हाँ जी, छुड़ा कर ले गए यहाँ से। वो देखे, वो अमेरिकन था, वो अपने आप को नहीं, वो सुपीरियर तो आप समझते हैं कैसे कह ना। रहे हो, ब्लड बनी दिया ना उसने। जी। भाई उसने लॉ ऑफ बहरहाल वो शरिया तो, का यूज किया ना, मुजफ्फर भाई। भाई बिल्कुल, बिल्कुल वो शरिया का लॉ उन्होंने यूज किया, लेकिन प्रेशर भी डाला गया उनके घर वालों के ऊपर। प्रेशर डाला गया कि आपने अगर ये इस चीज को ना अडॉप्ट किया तो आप सब भी, आपको भी उठा लिया जाएगा। तो उनको डरा धमका के ये सारा कुछ किया गया यहाँ पाकिस्तान के अंदर। तो अपने आप को अमेरिकन और यूरोपियन भी सुपीरियर मानते हैं। यहाँ पर कोई अगर उनका सिटीजन कोई भी यहाँ पर जुर्म कर ले तो फौरन उनका सफारत खाना उनके पीछे पहुंच जाता है और उसको छुड़ा के ले जाता है। मैं ये चीज कह रहा हूँ कि वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, हम पे उनके ऊपर से टांग रखी हुई है उन्होंने। वो सुपीरियर इसीलिए समझते हैं क्योंकि उनकी भी टीचिंग वही है कि वो बेहतर वाले हैं। देखिए, सुपीरियर होने का क्या मतलब है? व्हाइट सुप्रीमेसी का जो पूरा का पूरा क्लेम है कि हमने एक समय दुनिया को कॉन्क्वेस्ट करके जीता था। आप समझ रहे हैं? तो ये जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट भी है, वो उन्होंने कॉन्क्वेस्ट को, फिजिकल कॉन्क्वेस्ट को ये सुपीरियरिटी समझा है। वो फिजिकल सुपीरियरिटी जो कॉन्क्वेस्ट की थी, लड़ाई लड़के एक दूसरे को गद्दर काटने की, वो उसमें ही हार गए। क्योंकि वो जब दुनिया पे, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा था, मैंने कहा कि भाई अब हमने तो दुनिया को कॉलोनाइज किया। मैंने कहा भाई, जब तुम दुनिया को बता रहे थे कि हम भूरे हैं, तुम सफेद हो, और सब रंग विभेद निकाल रहे थे, तो तुम्हारे बीच में से एक जर्मन उठा, उसने कहा कि आई एम व्हाइट ऑफ व्हाइट, आई एम व्हाइटर देन द व्हाइट। उसने एक नई व्हाइट निकाल दिया। उसने जब तुमको मारा, तड़ियां दी, तब समझ में आया। तो लॉ ऑफ कर्मा तो आएगा ही ना, लॉ ऑफ कर्मा विल कैच अपॉन यू। सो देखिए, ये दोनों ही कम्युनिटी का जो सुप्रीमेसी का बेस है, वो फोर्स है, वो सबजुगेशन है, वो युद्ध है। हमारे यहाँ पे कभी भी सुप्रीमेसी, चूंकि वो हमारा तुम्हारा किया नहीं है, ना हमारा नेशनलिज्म टॉक्सिक है, ना हमारा सिविलाइजेशन टॉक्सिक है।
यूरोपियन नेशनलिज्म टॉक्सिक है, वो आपको इंफीरियर समझता है कि आप जो गोरे हो, आप काले हो, हमारे यहाँ मत आओ, हमारी जिंदगी में मत आओ। आप इंडिया में जो आएंगे, ये जो पूरा आपको पठानों की जो मेहमान नवाजी है, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी है, इंडिया की मेहमान नवाजी है, कहाँ से आती है? ये भारतीय सभ्यता से आती है। क्योंकि यहाँ पे गॉड, जिसे हमारे यहाँ सिखाया गया कि अतिथि देवो भव, भगवान है तुम्हारा मेहमान। इसको चाहे कोई किसी में भी भाषा में देख ले, ये हजारों वर्ष से ये संस्कृति चली आ रही है। वो पठानों में किसी और नाम से है, पंजाबियों में किसी और नाम से, हमारे यहाँ किसी और नाम से, लेकिन उसका सोर्स तो वही है ना, अतिथि देवो भव, कि जो तुम्हारा भगवान है। और वेस्ट में ये नहीं है अतिथि देवो भव, वो कह रहे हैं कि अतिथि कीड़ा भव। तो वो तो आपको और हमको कीड़ा समझते हैं कि तुम क्यों आ रहे हो। तो भाई ये अप्रोच में है। जहां तक रही बात सुपीरियोरिटी की, तो सुपीरियोरिटी के अलग अलग लेवल को हम एनालाइज करेंगे ना। अगर आप बात करेंगे फिजिकल फोर्स और कॉन्क्वेस्ट की, तो एक समय इस्लाम ने कॉन्क्वेस्ट किया वर्ल्ड के कुछ पार्ट को। भाई इस्लाम एक बहुत ही रीजनल आइडेंटिटी है। ये मुश्किल से ये जो 56 ममालिक है, ये सारे, अब 21 तो अरब ममालिक हैं 56 में से। मेरे दोस्त ने बोला था 21 अरब ममालिक हो गए उन्हीं कम्युनिटी का, बाकी बचे आपके 35। उस 35 में से वो सारे उसी एरिया के आसपास हैं। रीजनल जापान में कौन जानता है भाई, चाइना में कौन जानता है, मंगोलिया में कौन जानता है, पेरू में कौन जानता है, लीबिया में कौन, सॉरी उधर जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, ब्राजील है, उसमें कौन जानता है। तो ये तो बहुत रीजनल छोटी सी आइडेंटिटी है ना ये, इसके बाहर तो उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। पॉइंट क्या मैं कहने का ये कोशिश कर रहा हूं कि जब आप एनालाइज करेंगे सुपीरियोरिटी किस बेसिस पे, तो वेस्ट अगर पहला सुपीरियोरिटी लेके, एक समय इस्लाम निकला घर से लोगों को चेंज करने के लिए, उसने जीते टेरिटरी। अगर ये सुपीरियोरिटी बेसिस का है कि हमने तलवार से राज किया, तो सच है भाई। फिर इस्लाम को डोमिनेट किया वेस्ट ने, ये भी सच है भाई। फिर जैसे तुर्कों ने ला करके मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल किया और यूरोप पे कंट्रोल किया, फिर वही ईस्टर्न यूरोपियन निकले, उन्होंने सेंट्रल एशिया पे कंट्रोल कर लिया, जिनको आप रशिया कहते हैं। तो सेंट्रल एशिया को कंट्रोल किया ईस्ट यूरोप ने, और बाकी के एशिया को कंट्रोल किया वेस्ट यूरोप ने। तो अगर ये क्राइटेरिया है कि मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, तो भाई फिर जो आपको हराया वही है। नेपोलियन ने तो इजिप्ट की बैंड बजा दी थी। मामलुक्स जो है बहुत बड़े वॉरियर्स माने जाते थे, मामलुक्स को दबाने का काम किया उसने। अकेले जाकर के वो उनसे 3 गुनी कम आर्मी से नेपोलियन ने हरा दिया था मामलुक्स को। तो अगर बेस है कि भाई मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, पाकिस्तान की मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट क्या है भाई? पाकिस्तान तो दूसरों की फतवाहत ले रहा है। पाकिस्तान जब से वजूद में आया, सिवाय मिलिट्री फेलियर्स के और के पास मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को अगर आप पावर ऑफ सुप्रीमेसी मांग रहे हैं, तो क्या है आपके पास? एक मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट आप बता दें जो पाकिस्तान की हो, अरबों की ना हो कि भैया वो भी हमारे, वो भी सब भाईचारा है, वो तो आपको मुंह नहीं लगाने को तैयार हो रहे हैं। तो आपने कौन सी वॉर जुड़ी? 1947 में वॉर शुरू की। नहीं, पाकिस्तान में यह कहा जाता है कि पाकिस्तान ने रशिया के टुकड़े किए। हाँ, वो तो फिर कासिम भी तो मीर का क्या नाम था यार, वो जो आए थे अरब से 700, वो भी तो वो है ना पाकिस्तानी। कौन है? गजनवी पाकिस्तानी है, तैमूर पाकिस्तानी है, अकबर पाकिस्तानी है, बाबर पाकिस्तानी है। आपके जो सबसे अच्छे प्लेयर हैं उनका नाम तो बाबर ही है ना। तो बाबर उनका नाम किस लिए पड़ा? बाबर आजम उनका नाम क्यों पड़ा? बाबर का, आपको बाबर का मतलब ही नहीं पता है। बाबर आजम नाम आपको रखा, बाबर और आजम मतलब कि बेस्ट। और ये अभिषेक भाई बताइएगा, ये वो जो अफगान वार हुई थी, जो रशिया और ये सारा, पाकिस्तान ने भी उसके अंदर इनडायरेक्ट जो है वो किया, तो जो उसके बाद में रशिया के टुकड़े हुए, उसकी वजह से हुए, क्या वजह क्या बनी थी रशिया टूटने की, यूएसएसआर के टूटने की? रशिया था क्या, ये समझना पड़ेगा ना। रशिया था क्या? सेंट्रल एशिया, यूरोपियन ने सेंट्रल एशिया को कॉलोनाइज कर रखा था ना। उनकी राइट टू रिलीजन को वो अपने पैरों तले दबाते थे। वो मुझे बच्चे बताते थे कि मेरी स्टूडेंट थी, उसका नाम था मीरा, मुस्लिम थी। तो और अभी भी इंदिरा, मीरा, ऐसे बहुत से नाम मिलेंगे आपको वहां पे जो इंडियन नाम रखते हैं वो लोग, क्योंकि एक समय वहां पे जो टेंगरी रिलीजन था वो बेसिकली शेवाइट रिलीजन हुआ करता था। तो वो बता रही थी कि रशियंस आते थे और चूंकि वो कम्युनिज्म में बिलीव करने वाले लोग थे, उन्होंने देखते थे कि आपके घर में कुरान है, वो आपकी हड्डियां तोड़ देते थे। तो अंदर से भी एक वीकनेस हो रही थी। उसके बाद इकोनॉमिक फॉल आउट हुआ, उन्होंने सोशलिज्म की पॉलिसी जो लाई, उस सोशलिज्म के पॉलिसी के बाद इकोनॉमिक गवर्नेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बंद हो गई। ये बात तो सच है कि ये तो आज भी मानते हैं जो सेंट्रल एशियंस है कि जो भी हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आज आप देखते हो वो रशिया, यूएसएसआर की देन है।
यूएसएसआर को रशिया से कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, रशिया कभी नहीं टूटा, यूएसएसआर टूटा, क्योंकि यूएसएसआर का मतलब है यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये जो जी सोशलिस्ट रिपब्लिक्स थे ये अलग हो गए, क्योंकि सोशलिज्म से इकोनॉमिक्स एकदम कमजोर हो रखा था, और जब जी इकोनॉमिक्स कमजोर होने हुआ, इन्होंने जो वॉर किए थे उसका फॉलोआउट इनको दिखने लगा था, लोगों के अंदर डिससेटिस्फेक्शन हो रहा था, एक मतलब एक तरीके से रिवोल्ट आ रहा था कि भाई हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जो मॉस्को से ज्यादा इकोनॉमिक रिलीफ चाहते थे वो मॉस्को देने को तैयार नहीं था। फिर नेशनलिज्म का भी राइज हो रहा था कि हम कजाक हैं, हम उज्बेक हैं, हम किर्गिज हैं, हम सिर्फ यूएसएसआर वाले नहीं हैं। तो ये एक रीजन था। तो ये जो वॉर किया इन्होंने पाकिस्तान, अरे अफगानिस्तान, क्योंकि ये अफगानिस्तान को रशिया को बुलाया तो उसी ने था ना, नजीबुल जो था उस समय का जो जो वो था, वो तो कम्युनिस्ट था। जी वो एक इस्लाम में तो भाई अफगानिस्तान हैड बिकम कम्युनिस्ट लाइक उज्बेक एंड एंड कजाक। ये तो आपने वहां पे कम्युनिज्म को हटाया और वहां पे ये तालिबान के थ्रू इंट्रोड्यूस करवा दिया ना, ये जो आज आप प्रेजेंट फॉर्म ऑफ इस्लाम देख रहे हैं वहां पे। उनका इस्लाम बहुत सॉफ्टेंड हो चुका था। उनके यहाँ पे लड़कियां वो छोटे छोटे स्कर्ट पहन के स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, वो फोटोज अवेलेबल है। काबुल एक तरीके का वर्ल्ड का वो हुआ करता था, मतलब बेस्ट पिकनिक स्पॉट, क्योंकि बहुत सुंदर जगह थी, लोग आते थे वहां पे। तो आपने इस पूरे 1979 में जब अमेरिका ने ये देखा कि भाई ये एक्सपैंड कर रहे हैं अपने आप को यूएसएसआर, और वो अब अफगानिस्तान को भी खाने के चक्कर में है, तो अमेरिकन का वो भेजा घूम गया, अमेरिकन पहुंच गए वहां पे, और उन्होंने सऊदियों से कहा कि भाई देखो ये तो मुसलमान का लैंड है, इस्लामिक लैंड है, तुम जो है इसको कैसे जाने दे सकते हो। उसके बाद जो है वो सऊदीज ने कहा हाँ यार बात तो आपकी ठीक है, सऊदियों के पास पेट्रो डॉलर खूब था। तो अब क्वेश्चन ये था कि अमेरिकन के पास था वेपन, सऊदियों के पास था पैसा, अमेरिकन के पास भी था पैसा। बात यह था कि आदमी अपना कौन मरवाए, सऊदियों के पास उतने आदमी तो है नहीं कि वो जाकर के वहां पे उनसे पंगा लेते। आपने दिया इंसान, ह्यूमन रिसोर्स आपने प्रोवाइड करवाया। जैसे ना भाई, आप एक ह्यूमन रिसोर्स होता है इंजीनियर, एक ह्यूमन रिसोर्स होता है तालिबान। तो आप एचआर मैनेजर बन गए, किराए आपको के ह्यूमन फौजी, रिसोर्स का जब हाँ, किराए के फौजी थे हम। किराए के फौजी कह लें, एचआर कह लें, ज्वाइंट इंटरप्राइज कह लें, जो कह लें उसका नाम आपकी, आप कैसे उसको एनालाइज कहते हैं। मैं कह रहा हूं वो ज्वाइंट इंटरप्राइज था ना, सबको सबका ड्यूटी दे दिया गया था नहीं, भाई। उस वक्त तो सऊदी जिसको अरेबिया की जहाद का ड्यूटी, नाम दिया जा रहा था, जहाद अफगानिस्तान जहाद का नाम दिया जा रहा था उस वक्त। तो भाई देखिए, आपने रैम्बो पिक्चर देखी है, रैम्बो पिक्चर जी देखिएगा, उसमें रैम्बो वो कहता है इंशाअल्लाह नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, वही बाद में वॉर ऑन टेरर बन गया। ये इसी 1979 से ओसामा बिन लादेन का उदय हुआ था। जो जो इन्होंने वहां किया, जिहाद फैलाया ये अमेरिकनों ने 1979 में, 1979 में वो 2001 आते आते वॉर ऑन टेरर हो गया। इसकी शुरुआत उसी दिन रख दी गई थी जिस दिन इन्होंने आपसे कहा कि हमें तालिबान दो। जिसको आप कह रहे कि हम टेररिज्म का शिकार हैं, आप उसको बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज में बोल रहे हैं। आप टेररिज्म का शिकार नहीं है। क्या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है जिनसे आप लड़ रहे हैं? वो क्या चाहते हैं? वो शरिया चाहते हैं, वो इस्लामिक मुल्क चाहते हैं। तो ये कैसा टेररिज्म है? टेररिज्म तो ये होता कि भाई कोई एक ऐसा डिसिडेंट फोर्स है जो आपसे, भाई बलूचिस्तान वाला किसी हद तक आप कह सकते हैं कि आप टेररिज्म का शिकार हो जाते हैं, मगर पख्तूनख्वा में, वजीराबाद में, पेशावर में, यहां कोई टेररिज्म नहीं चल रहा। इसको जो जो जिहाद इन्होंने शुरू किया अमेरिका ने, उसको 2001 में जो पहला इन्होंने, जब रशियन को हराने के लिए जो पहला वेपन भेजा था, उस वेपन ने जो WTC टावर में जाके वो घुसे 3 एरोप्लेन, उसकी नींव रख दी थी इन्होंने नींव रख दी थी उस दिन। क्योंकि जब आप यहां पे आ रहे हो कि अफगानिस्तान की भूमि पे हम रशियन को घुसने नहीं देंगे, तो फिर तो सऊदी भी सोचेगा ना कि मेरी भूमि पे तुम क्या कर रहे हो। ये चंद सऊद फैमिली को बचाने के लिए तुम हमारे यहाँ घुसे हुए हो। हमारी लॉयल्टी सऊद फैमिली से नहीं है, हमारी लॉयल्टी जो एक अरबी है। जैसे मैं एक बनारसी हूं, तो मेरे यहाँ पे मेरे शहर का नाम है, ये महादेव का शहर है, ये शिव की नगरी है। इसका कहा ही जाता है कि वह शिव की नगरी है काशी, ठीक है ना। तो उसी तरीके से मक्का भाई उनकी नगरी है, ठीक है ना, जो उनका बिलीफ सिस्टम है। तो मक्का में मैं मौजूद हूं,
तो उनको लगा कि यार जब अफगानिस्तान से अगर रशिया को हटाया जा सकता है तो अमेरिका को सऊदिया से भी हटाया जा सकता है यार, क्यों नहीं हटाएंगे हम इनको? कि नेशनलिज्म कह लीजिए या रिलीजियस कह लीजिए, क्या ओसामा बिन लादेन नेशनलिस्ट फाइट लड़ रहा था या वो जिहाद लड़ रहा था? क्या अरब की धरती पे से विदेशियों को निकालने का नाम अरब जिहाद है या वो पैट्रियटिज्म है? क्या अरबी जो आप जिसको जिहाद कहते हो वो नेशनलिज्म नहीं है? क्या जिहाद नेशनलिज्म का नाम नहीं है? अरबी प्राइड। और आप नेशनलिज्म पे थूकते हो, आप पंजाबी आइडेंटिटी को गालियां देते हो। जिसको आप जिहाद कहते हो वो नेशनलिज्म है अरब का, सही। अरब आइडेंटिटी और अरब प्राइड। आप दूसरों का नेशनलिज्म समझ रहे हो कि ये कोई यूनिवर्सल चीज है, इससे हमें बड़ा कुछ मिल जाएगा। नहीं समझते हो आप। तो आप मुझे बताइए ना, ये जो ओसामा बिन लादेन ने लड़ाई लड़ी वो जिहाद था या वो नेशनलिज्म पैट्रियटिक फाइट लड़ रहा था, जो कि इंडिया 1947 में अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था? दोनों में क्या अंतर था? दोनों अपनी अपनी मैं चाहते थे, हम चाहते थे हमारी धरती से अंग्रेज निकले, हम चाहते थे हमारी धरती से जैसे छत्रपति शिवाजी ने लड़ाई लड़ी थी मुगलों से। सिखों की पूरी आइडेंटिटी सिर्फ इस बेसिस पे कि हमने मुगलों को लड़ा और मुगलों को भगाया यहां से, क्योंकि उन्होंने अत्याचार किए। तो पॉइंट ये है कि जिसको आप समझ, अगर आप एनालिसिस के डीप डेप्थ में जाओगे तो बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगा आपको ये समझने में कि जिहाद इज नेशनलिज्म। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा नेशनलिस्ट कोई था नहीं, क्योंकि जब उन्होंने शुरुआत की अपने मोहम्मदन रिलीजन की तो उन्होंने कहा था कि जेरूसलम को मानो अपनी इबादत का जगह, उस डायरेक्शन में करो। लेकिन उनके अंदर का देशभक्त जागा और उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं उधर जाने की, हमारे यहाँ अपना है, तो मक्का मुनव्वरा की ओर तुम आज से इबादत करोगे। तो अगर प्रॉफिट मोहम्मद में नेशनलिज्म नहीं होता तो वो तो जेरूसलम को अपना मानते ना, जबकि उनकी सारी रिलीजियस टीचिंग जो है वो तो जेरूसलम से ही, उसकी बीज तो जेरूसलम में है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद लास्ट है, फर्स्ट तो नहीं है ना। फर्स्ट तो जेरूसलम में आया था। जो 10 कमांडमेंट है वो अरबिया की पहाड़ी में तो नहीं मिला था ना, वो तो माउंट सिनाई में मिला था, जो कि आप उसको आप अरबिक लैंड कह लें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि पैलेस्टाइन या इजराइल जो है वो तो उसी एरिया में पड़ता है, उसको यहूदी अपना लैंड कहते थे। तो अब आप समझे, सोचे कि जिहाद और क्या नाम है नेशनलिज्म में क्या, कभी सोचिएगा कि क्या ओसामा बिन लादेन आपकी लड़ाई लड़ रहा था? नहीं, वो हमारी इस्लाम की लड़ाई लड़ाई लड़ रहा था, या इस्लाम और अरब होने में कोई अंतर है? जैसे हिंदू और सनातनी होने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसी तरीके से अरब और मुसलमान होने में भी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं बदला उसका, सिवाय कुछ नए रूल इंट्रोड्यूस हो गए। सूद मत लो, दारू मत पियो, और जो भी एक आध दो और चीजें होंगी तो होंगी, यही मेन 3-4 चीज हुए ना। नमाज तो लेकर के मूसा आए थे, मूसा को कहा गया था कि 500 नमाजें पढ़नी है, नमाज आपके यहां तो नहीं आया था, मूसा ने नमाजें कम करवाई ना, कि भाई आदमी ने बोला कि भाई हम दिन में 500 नमाज पढ़ेंगे तो साला हम बिजनेस कब करेंगे भाई। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ओसामा बिन लादेन, जिसको आप रहमतुल्लाह अलैह कहते हो, वो नेशनलिज्म की लड़ाई लड़ रहा था, अरबिक प्राइड की लड़ाई लड़ रहा था, या वो जिहाद कर रहा था? किस चीज के लिए वो जिहाद कर रहा था? जी, बिल्कुल ये सोचने की जरूरत है और इसके ऊपर बहुत गौर करने की भी जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर अभी भी ऐसे लोग हैं, अभी भी ऐसे मोस्टली बल्कि पाकिस्तानी लोग हैं कि जो इस जो जंग है, जो सोवियत यूनियन और अफगान जंग थी, उसको आज भी ये जिहाद समझते हैं। और बहुत से ऐसे जो हमारे फौजी हैं जो उन्होंने उस जंग में हिस्सा लिया, उन्हें शहीद भी कहा जाता है, गाजी भी कहा जाता है, और वो उन्हें बहुत सारे इल्काबात से भी, और उसामा बिन लादेन को भी इसी तरह समझा जाता है कि जी वो बहुत बड़े जहादी थे और उन्होंने जहाद में हिस्सा लिया। अफगान जो वार थी उसको जहाद का नाम ही दिया जाता है। आज भी पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह की सोच रखने वाले जो बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सोचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि ये जहाद था, या जैसे आपने कहा कि ये नेशनलिज्म की एक जंग थी और अरबों की जंग थी, कि अरब ये नहीं चाहते थे कि अब अमेरिका इस खित्ते के अंदर रहे। जिस तरीके से और कौमें जो थी उन्होंने भी देखा कि अगर उनके ऊपर कोई हमला आवर होता है तो उसको कैसे वो भगाया जाए। उसको इस्लाम का सिर्फ नाम दे देना कि ये इस्लाम और कुफर की जंग है, मेरे ख्याल में
समझना हम सबकी गलती है। तो बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आपने बड़े डिटेल के साथ जो हमारे जहनों में कुछ गलत फहमियां थी, आज वो बहुत सारी गलत फहमियां आपने दूर की हैं और हमें बड़े अच्छे तरीके से समझाया ये सारी चीजें। और आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अगले किसी वीडियो में फिर आपको हम जहमत देंगे, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार। नमस्ते, थैंक यू। अल्लाह हाफिज आपको। थैंक यू जी, थैंक यू।